Jesse from Sri Sai Coaching Center. Today I am going to start इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. ये दो टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही दोनों. ठीक है, क्या है? नहीं नहीं, अच्छा एक साथ लिख दिया, कोई बात नहीं, टॉपिक्स कनेक्टेड है इसलिए मैंने कर दिया. फर्स्ट चैप्टर ही मैं कर रहा हूँ. ठीक है, यू नो एवरी मैटर इज मेड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, एंड most of the particle we our discuss about the electron, proton and neutron. ठीक है, you know mass of electron, mass of proton and mass of electron. ठीक है, क्या होता है आपने 11th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़ा होगा. ठीक है, जैसे मान लें कि इस रूम में हम दो आप हैं. ठीक है, दो बॉडी है. ठीक है, कोई भी दो अगर बॉडी होती है, सपोज यहाँ पे मास m1 है और m2 है, दोनों के बीच में क्या एक्सपीरियंस होती है? फोर्स होती है. ठीक है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय जी m1 m2 by r square. Suppose this is the distance between r. ठीक है ना. तो वन एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट कि दो इलेक्ट्रॉन मास के हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है वो आपकी इस फॉर्मूले से आती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आती है आपका, जैसे क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, इसकी वैल्यू 6 पॉइंट क्या होता है, 67 इंटू 10⁻³ -11. ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.01 इंटू 10⁻³ समथिंग. सपोज 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस या 1 मीटर की डिस्टेंस सपोज है. ठीक है, इसकी वैल्यू समथिंग 5.5 इंटू 10⁻⁻67 आ जाएगा. ठीक है, 67. दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ठीक है, हाँ क्या है, हाँ ये फोर्स की वैल्यू है. अगर ये इलेक्ट्रॉन की है, दो इलेक्ट्रॉन अगर सपोज यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर दोनों के बीच में अगर 1 मीटर की डिस्टेंस है तो इन दोनों के बीच में अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आएगी वो ये वैल्यू आएगी, न्यूटन आएगी, 10⁻⁻67 न्यूटन. बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है एक्चुअली में. तो फिर ये एक्सपीरियंस किया गया, ऑब्जर्वेशन में एक पाया गया कि जो इनके बीच में जो रिपल्टिव फोर्स होते हैं, अब ऑब्वियसली अगर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हुए हैं तो इनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी. तो जो रिपल्सिव फोर्स आती है आपकी, ये आती है 2.4 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन. अब इस फोर्स से आप कंपेयर कर सकते हो, ये फोर्स कितना है, 5.5 इंटू 10⁻⁻67 एंड ये है -24. ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसकी वजह से आया, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से. क्यों? क्योंकि अगर दो किसी भी बॉडी के अंदर अगर मास है तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो ये फार्मूला होता है जी m1 m2 by r स्क्वायर. ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि इन दो अगर दो चार्ज को हम अगर एक सेम डिस्टेंस पे रखते हैं तो उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो ये आ रहा है. आप ये देख रहे हो कि ये वैल्यू, ये 10 की पावर क्या है, -67 है, और ये -24. कौन सा बड़ा है, माना बहुत ज्यादा बड़ा है, मच मच ग्रेटर देन. ठीक है, ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक अदर देन मास. मास तो एक प्रॉपर्टी ही है, किसी भी बॉडी है जिसके अंदर मास है तो ऑब्वियसली इसके अंदर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. बट उसके अलावा इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज अनदर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग मच ग्रेटर देन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. वो फोर्स होती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, एंड दैट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ये पोसेस करती है उसी को बोलते हैं यहाँ पे चार्ज. ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, मास हो गई. क्या होगी, कोई अगर बॉडी है उसके अंदर मास है तो ऑब्वियसली मास होगी. ठीक है, दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है क्या होगी, चार्ज. जो चार्ज है तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो चार्ज जो रिपल्सिव फोर्सेस आ रहा है मच मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दैट्स इट कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है समझ में आ गया. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन. अगर अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा और सेम चार्जेस है तो रिपल्सिव हो गया वो. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा. ये क्लियर हो गया आपका? नहीं नहीं, ये जस्ट आपको मैं जस्ट इसको, मेरी टॉपिक मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, इस टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्स लॉ या पोटेंशियल पढ़ाने लग जाऊँ तो कोई यूज नहीं है उसका. आपको बेसिक्स समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली चार्ज होगी कि अगर लाइक चार्जेस है तो क्या होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक है, अगर अपोजिट चार्जेस है तो क्या होगा, हाँ अट्रैक्ट ईच अदर. अंडरस्टूड. ठीक है, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड.
ये तो आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट टू हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज की क्या होगी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी चार्ज इज क्वांटाइज, यानी कि चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन क्या है, ये इंटीजर है आपका, ये क्या है इंटीजर, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन की चार्ज। वन इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है, वेरी गुड 19 कूलम। और आपने 10th में भी पढ़ा होगा व्हाट इज द चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू पढ़ा होगा Q अपॉन टी, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो वन कूलम चार्ज को इस फॉर्मूले से भी आप डिराइव कर सकते हो। अगर कोई डिफिनेशन पूछता है व्हाट इज द वन कूलम चार्जेज, तो वन कूलम चार्जेज कर सकते हो, वन कूलम चार्जेज फ्लो अक्रॉस अ कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो गुड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसकी यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगा, एक आपकी इसकी यूनिट एक तो कूलम भी हो सकती है, दूसरी इसकी हो सकती है एम्पियर सेकेंड, क्योंकि करंट क्या क्या होता है एम्पियर और टाइम का क्या होता है सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। तो ये चार्ज की बेसिकली हमने चार्ज की प्रॉपर्टी बता दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नोट कर लिया। अब एक टॉपिक आती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या आती है, फ्रिक्शन, हाँ फ्रैक्शनल नहीं फ्रिक्शनल, दोनों में फर्क है। फ्रैक्शनल समझ में आ गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जैसे एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट घर में भी आपने किया होगा, कॉम हेड में करने के बाद अगर छोटे छोटे पीसेस के पास अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। और भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे मान लें कि आप फाइबर के चेयर पे बैठे हैं, चेयर जो होती है प्लास्टिक की चेयर होती है ना, आप उलेन वाली क्लॉथ से, हाँ उस पे भी होता है कहीं कहीं। इवन कभी कभी आप बैठे भी हो यहाँ पे, कभी कभी अचानक ऐसे हाथ करते हो तो देखते हो कि करंट लगता है, झटका लगता है ना। वो विंटर में स्वेटर जब उलेन पड़ते हैं तो क्या होता है, उलेन क्लॉथ होती है और चेयर पे, हाँ रब चेयर पे बैठे रहते हैं आराम से, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और अचानक कोई उठा बिल्कुल या किसी ने टच किया हमें, आपको तो फील नहीं होगा, तो उसको लगेगा करंट लगा मेरे को। तो ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल जैसे मैंने बताया कि कोई भी मान ले कि एटम है, ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर में, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इस पे यहाँ पे प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर जो जितनी लूजली बॉन्डेड होगी यहाँ से न्यूक्लियर से, वो मॉडर्न फिजिक्स में आगे डिस्कस करेंगे, तो ये होती है वो लूजली बॉन्ड होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सपोज जैसे हमने एग्जांपल दिया कि आप फाइबर चेयर पे बैठो, आपने वुलन क्लॉथ से उसको रब किया, ठीक है, रब करने के बाद क्या हुआ, दो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेज आ गए, दो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस क्रिएट हो गए। ठीक है, जैसे मान ले कि एक है ग्लास का इबोनाइट रड है, ठीक है, इसको आपने सिल्क क्लॉथ से क्या किया, इसको सिल्क क्लॉथ से इसको रब किया आपने, तो इस पे क्या आ जाएंगे, इस पे प्लस चार्जेज आ गए, ठीक है, इस पे प्लस चार्जेज आ गए। और सपोज इस प्लस चार्जर के पास किसी हमने पेपर की पीस रख दिया, क्या रख दिया, मान लो कोई एक ऐसा सब्सटेंस रख दिया जो न्यूट्रल सब्सटेंस था, तो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है इसके अंदर तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब चार्ज एंड एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, एक क्वांटाइज होता है। तो जैसे हम अगर ग्लास की बोनाइट प्लस चार्जेज वाला अगर यहाँ पे हम रखें इसके पास में, इस पोस्ट के पास में, तो क्या होगा, इस बॉडी के अंदर जो न्यूट्रल, अभी तो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज लिया तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ जाएगा और प्लस इस साइड में आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ जाएगा और ये इस साइड में, सेम जैसे पीस ऑफ पेपर में हमने किया, क्या किया, जैसे हमने रब करके कॉम करके जैसे पीस ऑफ पेपर को हमने यहाँ रखा तो क्या हुआ, वो जो हुआ वो चिपक गया इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे प्लस चार्जर थी, इसमें हमने जैसे रब किया इसके अंदर प्लस चार्जर आ गया कॉम में, और जैसे हमने टच किया तो क्या हो गया, वो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए, क्या आ गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए। तो कहने का मतलब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हुआ, ये चार्ज जो इंड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, ये जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए किसकी वजह से, इंडक्शन। तो हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो हम अभी इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, द चार्ज विच इज एट रेस्ट। ठीक है, आगे के चैप्टर में जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहां पे चार्ज क्या हो रही है, वहां पे चार्ज मूव कर रही है। तो नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, अब एक टॉपिक, एक पॉइंट यहाँ पे कि व्हाट इज द अट्रैक्टिव फोर्स एंड व्हाट इज द रिपल्सिव फोर्स, तो इसको डिफाइन किसने किया, कुलम्स लॉ ने किया। क्या किया, कुलम्स लॉ। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो आपकी न्यूमेरिकल बेस भी रहेगी और यहाँ से समझना आप मेनली।
कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या कहता है, कुछ पढ़ा होगा आपने, बताओ। ठीक है कोई बात नहीं, अभी जैसे, हाँ हाँ वेरी गुड, जैसे मान लीजिए कि कोई, वेरी नाइस, जिस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ा सेम उसे, अब इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल कहां से दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दिया। वहां पे बॉडी के अंदर मास है तो देयर विल बी द सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो चार्जेज अगर रखे हुए हैं तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में, वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, हाँ मास के ऊपर डिपेंड करता है एंड सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस के डिपेंड करता है, दो ही डिपेंड है, क्योंकि एफ इजिकल टू वहां पे क्या था, जी m1 m2/r², ठीक है, ये डिपेंड किस, मास पे डिपेंड करता है, और इनके बीच में आर किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करेगा क्या, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, सेम वे में जैसे वहां था यहाँ पे भी वैसे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या लिखा था, 1/4πε0, इसी को के भी कहते हैं बच्चे, ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसको के भी कह सकते हो, के की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 9 होता है, ठीक है, 9 इंटू 10⁻9 भी कर सकते हो, 8.85 इंटू 10⁻9 होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। यूनिट तो क्लियर कट है, डायमेंशन अगर पूछेगा तो डायमेंशन भी आप निकाल, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻9 होता है, हाँ देख लो एक बार बुक्स में क्या है, नाइन भी लिखते हैं अप्रोक्सीमेशन, कभी कभी इसको लिखते हैं, हाँ हाँ इसकी वैल्यू बता रहा है, के की, अच्छा एप्सिलॉन की वैल्यू बता रहा हूँ, ओके ओके, ये बता दिया आपने के की वैल्यू, सॉरी, के की वैल्यू जो, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 ले सकते हो, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8 इंटू 8.5 इंटू 10⁻⁻12, ये ना, ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, आगे समझ में, चलो ठीक है, वैल्यू याद कर लेना कोई बात नहीं, 1/4 वैल्यू निकाल सकते हो, के की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना, इसकी यूनिट भी निकाल लोगे आप इससे फॉर्मूले से। अब यहाँ पे आपको मेन चीज जो समझना है, यहाँ पे फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर की कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ठीक है। अभी तो हमने ये फोर्स की वैल्यू जो बता दिया, क्या एक स्केलर वैल्यू की तरह हमने डेफिनेशन में बता दिया, बट जो एक्चुअल में हम फोर्स जो निकालेंगे वो क्या है, वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेक्टर के फॉर्म में। जैसे मान ले कि ऑब्जेक्ट एक 1 था, ये 2 था, वेक्टर के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, मान ले कि हमने एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम ले लिया, यहाँ से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, मान लो रेफरेंस ऑफ फ्रेम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ पे ये r1 हो गई, ये हो गई r2 हो गई, ठीक है, ये वेक्टर हो गई r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर हो गई, क्या हो गई वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर का नाम सुना आपने, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो हम इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ से रेफरेंस लेते हैं, जैसे मान ले कि वेक्टर ओपी है तो इसकी रेफरेंस क्या हो जाएगी, आर वेक्टर ओपी, ठीक है। तो हमने एक चार्ज Q1 यहाँ पे रखा हुआ था जो यहाँ से रेफरेंस R1 डिस्टेंस पे है, Q2 चार्जेज है जो इस ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे है, तो क्या आप बता सकते हो इस वेक्टर के बीच की डिस्टेंस क्या है, श्योर, हाँ क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है, ट्रायंगल लॉ मेथड क्या कहता है, मान लो कि सपोज एक वेक्टर ये है, आपको इस वेक्टर में एक वेक्टर बी को ऐड करना है, क्या करना है, आपको वेक्टर को बी में ऐड करना है, व्हाट इज द रूल, रूल कहता है कि जिस वेक्टर को आप जिसमें ऐड करना है, इसके टेल को इसके हेड के पास में पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दो, सेम वेक्टर, ये वेक्टर ऐसे था, सेम हमने इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द लेग ऑफ द हेड, दिस वन, this suppose this is vector c, this is the resultant of this two vector, and this c vector is equal to, we can write here vector a plus vector b, ठीक है। तो सेम वे में अगर सपोज देखो एक वेक्टर q1 है, एक वेक्टर q2 है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, सपोज इसकी डायरेक्शन ऐसे है, हमने दे दिया, ये मान लो कि
C1 ले लिया मान लो सपोज, ठीक है। तो C1 क्या हो जाएगा, वी कैन राइट फ्रॉम द लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड Q1 प्लस C इज इक्वल टू R2, कैन वी राइट लाइक दिस, क्योंकि ट्रायंगल लॉ मेथड क्या कहता है, इस वेक्टर का हेड को इसके टेल के पास लेके गया तो इनका सम A और B का सम C के इक्विवेलेंट हो गया। सपोज अब इससे B की वैल्यू हमें निकालनी है, तो V की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी, वेक्टर C माइनस वेक्टर A, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की वेक्टर C1 है, तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस C इक्वल टू R2। तो वेक्टर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, और आपने भी एग्जैक्टली यही बोला, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई, ये R2 माइनस R1 हो गया, वेरी नाइस। ये हो गई इन दोनों की बीच की डिस्टेंस, ये हो गई वेक्टर के फॉर्म में, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो इन दोनों के बीच में, ये वेक्टर के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना था, जो भी फोर्स निकालना था। तो फोर्स की हमने कूलम्स लॉ ऑलरेडी पढ़ लिया, F इज इक्वल टू क्या है, मान लो कि Q1 है Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं, क्या है दोनों, दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस है तो ऑब्वियसली इस पे जो फोर्स लगेगा, सपोज रिपेल होगी, ये रिपेल किस डायरेक्शन करेगी, ये F21 वेक्टर, हमने इसको लिख दिया वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यू टू वन, अंडरस्टूड, एंड दिस F21 इज इक्वल टू, कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ ये कहता है दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इससे कोई मतलब नहीं, कैसे भी लिख दो। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिख दिया, R2 माइनस R1, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर करना तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको मॉड के फॉर्म में लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। बट ये अभी हमने सिर्फ ये पूरी वैल्यू जो होगी क्या होगी, पूरी की पूरी स्केलर वैल्यू है अभी, बट फोर्स देखिए वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो इस वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन किस साइड लग रही है। तो डायरेक्शन किस साइड लग रही है, डायरेक्शन डायरेक्शन आपकी राइट साइड की तरफ आ रही है F21। तो इस डायरेक्शन को डायरेक्शन के फॉर्म में हम वेक्टर में यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लें कि 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कोई ईस्ट मूव कर रहा है, तो हम लिख देते हैं पूरा ईस्ट लिख देते हैं, ये होता है वेलोसिटी है। हाँ, यानी कि हम इस पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर के किसी भी वेक्टर के अलोंग में यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, मान लो कि वेक्टर R है, मैं पूछूं कि इसके अलोंग में यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने सही बोला 1 होती है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड की बात कर दी आपने, मैं बोला कि इस वेक्टर के फॉर्म, जैसे मान लें कि वेक्टर की ये क्या होगी, ये जो ये एरो हो गई आपकी डायरेक्शन दिखा रही है, और ये जो लेंथ दिखा रही है मैग्नीट्यूड दिखा रही है, तो यूनिट वेक्टर को जस्ट हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ये आपने जो बताया, ये आपने इसकी मैग्नीट्यूड बताया, आपने डायरेक्शन नहीं बताया अभी। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, यूनिट वेक्टर है, इसको आर कैप से डिपेंड करते हैं, और किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो उसकी यूनिट वेक्टर हो जाती है। अगर ये वेक्टर आर है तो इसी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगी, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड आर हो जाएगी ना। यूनिट वेक्टर अगर किसी वेक्टर के अलोंग निकालनी है तो क्या रूल है, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन समझ लो, हाँ दैट्स ऑल, ठीक है। क्योंकि सिंपल से एग्जांपल समझ लो, कॉस्ट ऑफ 5 पेन 25 है, तो हम 1 पेन कैसे निकालते हैं, यूनिटरी पेन कैसे निकालते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 5 निकालते हैं यूनिटरी। सेम मेथड वैसे ही है, अगर ये पूरी वेक्टर आर है तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगी वो क्या होगी, वेक्टर, एंड उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, और मैग्नीट्यूड तो पता 1 ही होता है, ठीक है। हाँ, तो वेक्टर ही आ जाएगी, तो ये हो गई आपकी यूनिट वेक्टर होगी, ठीक है। तो सेम वे में इस वेक्टर के अलोंग हमारी जो यूनिट वेक्टर होगी क्या होगी, हाँ R2 माइनस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, R21 वेक्टर भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। R21 माइनस R1 को लिख सकते हो, R21 भी लिख सकते हो। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर हो जाएगी क्या हो जाएगी, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर हो जाएगी R21 डिवाइडेड बाई मॉड R21, ठीक है। तो इसको सेम चीज से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो बस, R21 वेक्टर और यहाँ पे R21, और R21 ये भी R2 माइनस R1 का मतलब ही क्या था, R21 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब हो गया, ठीक है। ये आपका वेक्टर के फॉर्म है। क्यों वेक्टर इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके ये रहेंगे कि मान लो कि किसी ट्रायंगल पे रखा हुआ है, 2 चार्जर रखे हुए हैं, तो इनकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएंगे कितने आएंगे, तो इसलिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्केलर वैल्यू नहीं पढ़ रहे हैं कि जस्ट हमने ये फॉर्मूला अपनाया और वैल्यू पुट कर दिया,
नहीं, जब तक आप डायरेक्शन नहीं लिखोगे आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको वेक्टर की कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए। नोट कर लिया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कूलम्स लॉ ने क्या कहा कि ये फोर्स जो इस पे लग रही है और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है, ये क्या हो जाएगा F12। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट हाँ, मॉड वन आप ये लिख दो, R2 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर लिखा था हमने। उसके साइड में हमने यूनिट R21 और यहाँ पे फिर से R2 माइनस एक R1 कर दिया था, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है। तो कुलम्स लॉ क्या कहता है, कुलम्स लॉ कहता है कि व्हेन द टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस देयर विल बी सम अट्रैक्शन रिपल्सिव फोर्स, एंड जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे, हाँ इक्वल अपोजिट। तो यानी कि हम कहने का मतलब ये लिख देंगे F12 इज इक्वल टू, कैन वी राइट लाइक दिस, ये लिख सकते हैं, नहीं, हाँ वेरी गुड एग्जैक्टली, क्योंकि जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन और साइन का बिल्कुल ख्याल रखना है। अगर हम इसी चीज को अगर ऐसे लिखते तो इज इट करेक्ट, ये करेक्ट है। बट हम जब भी वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वहां पे, इसको यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर एक की डायरेक्शन इस साइड में है और दूसरे की डायरेक्शन इस पे है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, ये दोनों वेक्टर इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। हाँ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, इसको अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दें तो दिस विल बी द इक्वल, और दोनों की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, Q2 बाई R12 Q, यहाँ पे R12। ठीक है, ये वेक्टर के फॉर्म में होगा। नाउ देख प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आते हैं। मान लें कि डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, एक चार्ज यहाँ पे Q3 है, एक चार्ज यहाँ पे Q4 है, और यहाँ पे एक चार्ज है मान लो कि ये मान लो चार्ज Q2 था, यहाँ पे Q1 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस हमने सिस्टम में रख दिया, तो सबकी वजह से इस पर कितनी फोर्सेस लगेगी Q1 पे, तो इसकी वजह से F12 लग गई, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मान लो कि F13 लग जाएगी, F23 लग, F21, तो ये हो जाएगा F31, एक चार्जेस 4 है तो इसकी वजह से क्या लग जाएगा F41। इसको फिर से डायग्राम कर देता हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये रेफरेंस ऑफ फ्रेम हो गया आपका, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। मान लिया कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, इस पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q2 रखे हुए हैं, Q3 रखे हुए हैं, Q4 रखे हुए हैं, मान लो कि 3 चार्जर रखे हुए हैं। इन 3 चार्जेस की वजह से इस पे कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है, तीनों की वजह से कितनी लगेगी, तो हमने फर्स्ट टू की वजह, एक की वजह से Q2 की वजह से क्या बताया था, ये चार्ज ये लगेगी फोर्सेस, तो इसकी वजह से भी क्या लगेगी, जस्ट यहाँ पे एक जोड़ देंगे F31 F3, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q3 और ये हो जाएगा R13 क्यूब और यहाँ पे वेक्टर। ठीक हो जाएगा। उसी तरह से F14 इस, ठीक है, अब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो वेक्टर लिख रहे हैं तो वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा Q1 Q4 R14 क्यूब R14 वेक्टर। यानी कि कहने का मतलब अगर सिस्टम में बहुत सारे n चार्जेज हैं, n चार्जेज की वजह से किसी एक चार्जेज पे अगर कितनी फोर्सेस लग रही है तो सबका क्या हो जाएगा, इस तरह से निकालेंगे और सबका वेक्टर सम। अब जो हम नेट फोर्सेस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सिर्फ हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, लिखने से नहीं होगा, हमें क्या क्या सबकी वेक्टर सम निकालनी पड़ेगी, तीनों की क्या हो निकालनी पड़ेगी, वेक्टर सम निकालनी पड़ेगी। तो वेक्टर सम का क्या रूल है, अगर कोई भी वेक्टर मान लो कि सपोज एक F1 फोर्स है एक F2 फोर्स है, दोनों के बीच की एंगल अगर 60 डिग्री है तो उन दोनों की वजह से जो रिजल्ट होती है वो क्या होती है, हाँ एग्जैक्टली नहीं 2 नहीं होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 cos 60। हाँ, ये बोला, अच्छा ठीक है, तो ये नेट फोर्सेस जो कितना हो जाए, जैसे मान ले कि एक फोर्सेस ए है F1 है और दूसरी फोर्सेस F2 है,
दोनों के बीच में एंगल कितनी है, थीटा है सपोज, क्या है, थीटा। तो इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स आती है, वो रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्सेस जो आती है, जिसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो कितनी होती है, अंडर रूट F1² प्लस cos 60। वेरी नाइस। ये हो गया इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गया, वो डायरेक्ट वेक्टर नहीं है, वो ये स्केलर वैल्यू आई, ये जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आई वो क्या आ गई, हाँ उसकी अगर डायरेक्शन निकालना होता तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, मान लो कि इस इनकी रिजल्टेंट वेक्टर हो गई एफ नेट, इन दोनों की रिजल्टेंट आपने इस फॉर्मूले से निकाल दिया। अब ये वेक्टर कितनी एंगल से बना रही है, फाइव मान लो ये एंगल है, ये एंगल कितना होगा, नहीं, ये तो चलो 60 है तो चलो ठीक है, ये तो डिपेंड करता है इन दोनों के वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि इन दोनों की वैल्यू क्या, अगर दोनों इक्वल है तो 30 कर सकते हैं हम, सिमेट्री से कर सकते हैं कि भाई दोनों, हाँ थीटा का फॉर्मूला ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाओगे तो अभी कुलम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड में सब वही कॉन्सेप्ट हैं सारे, इसलिए पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सपोज वेक्टर कोई, ये सपोज वेक्टर कोई बी है ना, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम मेथड। ट्रायंगल होता है एक पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम से हम नॉर्मली निकालते हैं इसको। पैरेललोग्राम का मतलब ही क्या हुआ, जस्ट हम एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, ए वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ए बी कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से हमने ड्रॉ, सपोज इनके बीच के एंगल ये थीटा है, तो ये एंगल कितनी होगी, ए भी थीटा होगी, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये रिजल्ट हो जाएगी, मान ली सी, जो आपने फार्मूला से बताया। अभी हमें सी की वैल्यू ही निकालनी है, तो कैसे करेंगे, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी डी, इस ट्रायंगल ए बी सी डी में अगर ये थीटा है तो बी सी कितना हो जाएगा, बोलो, बी सी को हम क्या लिखेंगे, या सिर्फ बी सी लिख लो, बी सी को हम लिखेंगे ए साइन थीटा, एम आई करेक्ट, क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है, अगर हम यहाँ से साइन थीटा लेंगे तो बी सी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए, तो बी सी दिस इंप्लाइड दैट बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सेम चीज हमने लिख दिया। अगर हमें ए बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अगर बेस निकालना हो, थीटा दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, ए दी हुई, सॉरी ए दी हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ए, वेरी नाइस, ये आपको दोनों लेंथ मिल गई। अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ओ बी सी में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ बी सी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड ओ सी क्या है, हाइपोटेनियस है, तो क्या हो जाएगा ओ सी इज इक्वल टू, कैन आई राइट लाइक दिस, लिख सकते हैं, ओ बी की वैल्यू हमने क्या पुट किया, ओ बी, लेंथ की बात करें, लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस, इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए बी क्या है, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बीसी को लेंथ है, बीसी को क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आप इसको एक्सपैंड करोगे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस एस, वेरी गुड, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेरी गुड। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट जो आपने बताया ये हमने निकाल दिया। तो अगर फोर्स दिया रहेगा दो F1 और F2 इनके बीच में थीटा है, तो उसकी रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ स्केलर वैल्यू हो गई, जो रिजल्टेंट आई क्या आ गई, ये सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, लेकिन ये कितना एंगल बना रहा है, जैसे कहते हैं ना, इस रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, जैसे मान लिया कि आपकी घर की एड्रेस है, तो घर की एड्रेस के लिए कोई नीचे एक लैंडमार्क बताते हो ना, किस स्कूल के बगल में है या उस गली किस लेफ्ट में है, तो सेम में ये हमने सिर्फ इसकी वो मैग्नीट्यूड निकाला, इसका रेफरेंस क्या है, कहाँ से एंगल बना रहा है, कितना दूर पे है वो, तो ये एंगल जो होता है फाइव होता है, मान लो, ठीक है, तो टेन फाइव इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल में, टेन फाइव को हम लिखेंगे बी सी अपॉन ओ बी, लिख सकते हैं बी सी अपॉन ओ बी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, तो बी सी अपॉन ओ बी लिख देंगे यहाँ पे, और बी सी की वैल्यू ऑलरेडी अपने फाइंड आउट कर रखा है, कितनी कर रखा है, बी सी की वैल्यू कर रखा है ए साइन थीटा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, एंड ओ बी को लिख दो बी प्लस ए कॉस थीटा,
ए कॉस थीटा, ये हो गई। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा। ये आ गई आपकी डायरेक्शन, आ गई कितना एंगल पे वो फोर्स लगेगा वो। तो काम है ना, क्यों काम नहीं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे फोर्स का निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो हमें बताना पड़ेगा कि इतना एंगल से वो लग रहा है। वो कैसे लग रहा है, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल पे है, मान लो कि कोलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, यहाँ पे चार्जेज क्यू रखे हुए हैं, यहाँ पे क्यू रखे हुए हैं, यहाँ पे चार्जेज एक माइनस क्यू रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्सेस, तो आप कैसे बताओगे, इसकी वजह से जो फोर्स होंगे अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, मान लो कि ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, तो इसकी वजह से ए मान लो जो एफ थ्री वन हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। इसकी वजह से भी ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्ड हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच की एंगल 60 डिग्री है, तो इसकी रिजल्टेंट जो होगी कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी इसके रिजल्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्शन पूछ दिया कि यहाँ से कितने एंगल बनाना है, तो फिर ये वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको जानना तो सब कुछ है, एवरीथिंग यू हैव टू नो, ठीक है, समझ में आ गया है, इसको आप नोट कर लो, क्योंकि अभी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी वन डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। किसके हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग, 10 फाई की वैल्यू निकालना है। हाँ तो फाई तो निकालने के लिए बताया, थीटा तो पता होगा आपको, थीटा दिया हो रहा है वो, थीटा जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है दोनों के बीच में एंगल, वो दिया हुआ रहेगा। थीटा आपको गिवन जो वैल्यू रहेगी, थीटा रहेगी, ये फोर्स रहेगी और ये फोर्स रहेगी, तीन वैल्यू दी हुई रहेगी, और आपको ये फाई निकालनी पड़ेगी, इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गया ना, है ना। ऐसे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके मिलेंगे न्यूमेरिकल, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह से। बट ये कॉन्सेप्ट था जो हमने बताया, क्या बताया अभी, ये कॉन्सेप्ट बताया हमने अभी। आपने सब चीज को रिलेटिव मोशन में, क्रॉसिंग ऑफ रिवर भी पढ़ा होगा 11th में, सब सेम इसी प्रिंसिपल पे है इसमें, किस एंगल से हम क्रॉस करें सो दैट कि हमें उस पॉइंट पे पहुंचना है, वो सब इसी से निकल, नेविगेशन में काम आते हैं सारे, ठीक है ना। हो गया करेक्ट। चलो हम पढ़ रहे थे, हम थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे थे। फोर्स का हमने बता दिया वेक्टर फॉर्म में कि फोर्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ जैसे मैंने आपको क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन जैसे कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान ले कि एक चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू ले लो, एक दूसरा चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है। थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू को किस पॉइंट पे यहाँ पे रखा जाए सो दैट कि इक्विलिब्रियम में रहे। थर्ड चार्ज को इस पॉइंट पे किस जगह, मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, कितनी आर है, सपोज गिवन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज Q1 प्लस क्यू चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने हैं, आर है। थर्ड चार्ज क्यू को किस प्लेस पे रखे सो दैट कि इक्विलिब्रियम में रहे। व्हाट डू मीन बाय द इक्विलिब्रियम, मूव नहीं करे। और क्या होता है इसका मतलब, नेट फोर्सेस उस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ना, वो अनटिल अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो आप इस थर्ड चार्ज को किस जगह पे रखोगे, मान लो कि थर्ड चार्ज को हमने सर यहाँ पे रख लिया, आपने, आपको नहीं पता कहाँ पे, हमने यहाँ पे रख दिया। मान लिया कि डिस्टेंस कितनी है, सपोज x मीटर है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x। अब नेट फोर्सेस जीरो होना चाहिए, तो नेट फोर्सेस का जीरो होना मतलब चाहिए कि यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगा दो आप। मान लो इसकी वजह से फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग गई, और ये प्लस है इसकी वजह से इस पर लगे, दोनों को इक्वल कर दो। नेट अगर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए, मान लो कि ये मान लो कि 1 है, ये थर्ड चार्ज है, ठीक है। तो यानी कि एज पर जो कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, F31 का मॉड इज इक्वल टू F32, यही हो गया। तो बस इसकी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, जब शेप थी। अब हम यहाँ पे सिर्फ स्केलर की बात कर रहे हैं, क्यों स्केलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मोशन वन, एक तरह से वन डायमेंशन है, लीनियर में सब कुछ रखा हुआ। तो यहाँ पे F31 क्या हो जाएगा, F31 आप निकाल सकते हो, मतलब इस फोर्सेस पे ड्यू टू 1, इसकी वजह से कितने फोर्स लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। हमने मॉड ले लिया तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है पोलरिटी, पता है चार्ज की, अगर पोलरिटी पता है यहाँ पे,
तो यहाँ पे सिंपली पता है कि जब पोलरिटी पता है तो इस पे राइट साइड में हो जाएगी, इसके लेफ्ट साइड में हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम F31 क्या हो जाएगा यहाँ से, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सिंपली सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम पोलरिटी सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो चलो ठीक है, एक लाइन पे है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता हूँ, ट्रायंगल में बना के देता हूँ, कुछ स्क्वायर बना के भी दे सकता हूँ, कहीं सेंटर पे भी रख सकता हूँ। तो बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्सेस का मतलब जीरो होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में रखना है ऐसे तो। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना। आप इससे एक सी वैल्यू निकाल लोगे। अब सपोज एक चार्ज यहाँ पे Q है, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे कैपिटल Q है। अगर पूछा जा रहा है, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ए बी सी। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे नेट फोर्सेस कितने लगेंगे Q पे। हाँ, एक कैपिटल Q है, इस स्मॉल q है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे नेट फोर्सेस कितने लगेंगे इन दोनों चार्जेस की वजह से, कैसे निकालोगे, सेम कुलम्स लॉ। हाँ, तो कुलम्स लॉ लगाओगे, इसकी वजह से मान लो क्या हो जाएगा, मान लो कि A है तो यहाँ पे एफ ए ड्यू टू बी, है ना, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसकी वजह से किस डायरेक्शन में हो जाएगा, सॉरी ये माइनस ले लो, एक माइनस, हाँ ये माइनस चार्ज हो गया, ये नीचे की तरफ ऐसे दिखा दोगे, कैसे दिखा दोगे, ये दिखा दोगे एफ ए सी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालना। कैसे निकालोगे रिजल्टेंट फोर्स, हाँ कितने एंगल बन रहे हैं इन दोनों फोर्सेस के बीच में, वेरी गुड, यानी हाँ वेरी नाइस, यानी कि आप नेट फोर्सेस कितना निकाल दोगे, आप लगा दोगे सीधा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 120, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो दूरी A है, दोनों के बीच में डिस्टेंस A है, तो ये सारे, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, दोनों से मैग्नीट्यूड दोनों की सेम आ जाएगी, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगी ना, क्योंकि ए है सेम पोलरिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और प्लस 2F स्क्वायर, और कॉस 120 की वैल्यू कितना होता है, कैसे लगता है नहीं, कॉस 120 किस, तो 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस साइन 30 एंड दिस इज इक्वल टू -1/2 है, बोला था आपने, अच्छा चलो ठीक है, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, ठीक नहीं नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आज में। अगर कोई पूछता है कि कैसे आया 90 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60 कर लो, एक ही बात है, दोनों से निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2F स्क्वायर -1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक F स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि F बन गया। नेट फोर्सेस कितने आ गए इस पे, F, और वो किस डायरेक्शन में लगेगी, वो ये इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे पोलरिटी सेम है, दोनों के सेम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 60 डिग्री पे, टूवर्ड्स किस साइड में, अब डायरेक्शन बताना पड़ेगा, टूवर्ड्स इस साइड में, राइट साइड में लगी। हाँ, तो ये आपकी टोटल फाइनल आंसर लिखने में आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, हाँ ये भी लिखना पड़ेगा आपको, ये आपको लिखना पड़ेगा इस साइड में विद द 60 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट जो भी है, या अलोंग कर देना, इसका नाम दे देना अलोंग AC, जो भी है अलोंग AC, अलोंग सॉरी BC कर देना, क्योंकि ये पैरेलल हो गई ना वेक्टर, ये वेक्टर इसके पैरेलल हो गई, तो अलोंग BC कर देना, इस साइड में अलोंग BC भी लिख सकते हैं हम, ईस्ट भी लिख सकते हो, अगर डायग्राम में अगर ऐसे बना के शो कर सकते हो तो, राइट साइड भी कर सकते हो कुछ भी, लेकिन आपको दोनों चीज लिखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लिखना है और उसके डायरेक्शन भी लिखना है। ठीक है, हाँ तब जाके कंप्लीट आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे। आप अगर सिर्फ चलो ठीक है फार्मूला आपने पता है लिख दिया, बच्चे लिख देते हैं ये चलो हो गया दैट, नहीं, आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे, क्योंकि वेक्टर ये फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आप देखना इसमें न्यूमेरिकल, इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, कभी स्क्वायर का भी पूछ देगा, मान लीजिए जैसे कभी ऐसे स्क्वायर में भी पूछ देगा, इसके इसके सेंटर पॉइंट पे अगर चार्ज रखे हुए क्यू,
प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो कहेंगे इसके सेंटर पे कितने चार्ज लगेंगे। हाँ, सेंटर पे कोई एक चार्ज हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, मान लो कि Q0, दो प्लस क्यू कर दिया, दो नीचे माइनस क्यू कर दिया हमने। ये फिर से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, बीच में यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, ठीक है। ये स्क्वायर है, तो कितने, हाँ हाँ, नेट फोर्सेस बताओ मुझे कितना लगेगा विथ डायग्राम के साथ में। आपको इसमें क्या है, डायगोनल दोनों ड्रॉ कर दो। जी बिल्कुल, सम और उन दोनों का सम। हाँ, कहने का मतलब हमने ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर दिया दोनों का, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है, ओ पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी हो जाएगा ए ओ ए, ए ओ ए, ठीक है ना, एफ ओ ए, हाँ, एफ ओ ए, ठीक है। इसकी वजह से भी हो जाएगा ए ओ बी, ए ओ डी, और बी भी इस साइड में ही हो जाएगा, एफ ओ बी, वेरी नाइस। और ए भी हो जाएगा एफ ओ बी, ये एफ ओ सी, ठीक। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद इन दोनों के बीच में कितने एंगल है ये, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस टाइप का लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर कर देना, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको किसी सेंट्रॉइड पे भी बना के पूछा जा सकता है, किसी तरह से इस तरह। सेंट्रॉइड क्या होता है पहले ये बताओ। तीनों मीडियन, तीनों मीडियन जहाँ पे मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड जो होता है हमेशा वो 2:1 के रेशियो में मीडियन को कट करता है। क्या करता है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी, हम डी ई एफ, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 के रेशियो में कट करता है, 2:1, ठीक है ना। तो आप इस डिस्टेंस को 2 के ले सकते हो, अगर मान लीजिए डिस्टेंस को 2 के ले सकते हो, इसको के ले सकते हो, इसके हिसाब से फिर आप बन जाएगा सेम। और ये जो एंगल होती है कितनी होती है, ये 120 डिग्री की होती है यहाँ पे, ये 120, ये 120, ये 120, सेम इसी वे से बन जाएगा उसमें। कौन से, ये 60-60 होते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के दिया रहेगा, स्पेशली वो दिया रहेगा। तो मेनली आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट करना था कि जो सेंट्रॉइड है वो क्या करता है, उसमें मीडियन को 2:1 के रेशियो में काट करता है। तो जब भी आप यहाँ से जो डिस्टेंस लोगे, 2 के ले लेना, आप क्या ले लोगे, 2 के ले लेना यहाँ पे बस। और यहाँ पे अगर कोई चार्जेस है तो यहाँ पे 1 के डिस्टेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस का दोनों फर्क हो जाएगा, तब फोर्स की जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो डिफर कर जाएगी वो, ठीक है। मेरे ख्याल से अब कूलम्स लॉ समझ में आ गया होगा, काफी एग्जांपल हमने बता दिया कूलम्स लॉ का। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और भी इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, कम से कम इससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन शो होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे कोई भी चार्ज, मान लीजिए प्लस चार्जेस है, ये माइनस चार्जेस है, प्लस चार्जेस से जो भी जो होती है वो क्रिएट करती है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, क्या करती है, आउटवर्ड होती है हमेशा, और माइनस क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो कभी कभी ड्राइंग में भी ऐसे पूछ देगा, एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, कभी ऐसे दिखा देंगे, ऐसे डायरेक्शन दिखा देंगे, कभी उल्टा दिखा देंगे, तो विच वन विच करेक्ट। तो आप ये कर लेना कि जब भी प्लस चार्ज होते हैं उससे, हाँ, जो इलेक्ट्रिक जो होते हैं फील्ड होते हैं वो आउटवर्ड की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जो माइनस होते हैं उसमें क्या होता है, इनवर्ड की तरफ आते हैं ना। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लें कि यहाँ पे कोई एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस रीजन में लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, इस रीजन में लेके आ रहे हैं।
तो ऑब्वियसली जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लेके आ रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस करेगा, क्या करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे बचपन में मैग्नेट वाला गेम खेले होगे ना, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, दूसरी मैग्नेट का भी अगर है नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो आप करते हो देखते हो कि दोनों को अगर पास में लाते हो तो क्या होता है, ये दूर भागता है, रिपेल होता है, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। सेम वे में अगर हम सेम पोलरिटी के चार्जेस Q0 को अगर इसके रीजन में लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मतलब फोर्स अगर प्लस चार्ज है तो इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, अगर ये माइनस चार्ज होता तो क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो यूनिट, मान ले कि टोटल फोर्स यहाँ पे F लग रहा है, ठीक है, हाँ, जैसे यहाँ पे फोर्स F है, यहाँ पे मान लो कि फोर्स F एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब फोर्स आप किससे निकाल सकते हो, कूलम्स लॉ से भी निकाल सकते हो। मान लो कि यहाँ पे क्या है, Q0 रखा है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो कि R है, ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा कूलम्स लॉ से, कूलम्स। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात, F लिखेंगे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, F लिखेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, Q0/R²। ठीक है, यानी हाँ, अब प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आउटवर्ड कर देंगे, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो आउटवर्ड लिख देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को अगर इस रीजन में लेके आ रहे हैं तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, ये लगेगा F की वैल्यू जो लगेगा, क्या लगेगा, KQ/R²। ठीक है, तो इस यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफिनीशन है, इसके यूनिट चार्ज पे, मतलब इसी चार्ज पे, यूनिट चार्ज पे, अगर Q0 चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है तो इसके यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, तो सिंपली Q0 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, सिंपली इसको Q0 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा KQ/R²। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकल के आया वो वैल्यू, वो क्या आ गया, ई की जो वैल्यू आ गई हमें, क्या Q0, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, उसके यूनिट चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब इसके यूनिट चार्ज पे ये डिफिनेशन है, F/Q जो है इसकी डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं इसकी वजह से, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिफिनेशन है F/Q0 है, वो डिफिनेशन है इसका। तो इसलिए F और F की वैल्यू हमने आपको कूलम्स लॉ से निकाल के दिखा दिया कि Q/Q0/R² हो गया वो। ठीक है, तो हम Q0 से डिवाइड किए तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो यानी कि हम ये फाइंड आउट कर लिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया KQ/R²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 Q/R²। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की व्यू डायरेक्शन क्या होगी, Q0 तो स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो E की डायरेक्शन उधर ही होगी जहां पे फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी कि E की जो डायरेक्शन होगी आपकी एज गुड एज फोर्स की डायरेक्शन के सेम होगी वो। Q0 क्योंकि चार्ज है, चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या देखा, Q/R²। हमने ये भी देखा कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, E आपका डिपेंड कर रहा है Q पे डिपेंड कर रहा है और R² पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये चार्ज जितनी स्ट्रांग होगी उतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और हम जितना पास में आएंगे इस चार्ज के उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी होगी ना। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन विच क्वांटिटी, तो आपका तो उसके चार्ज पे भी डिपेंड करता है एंड द कितने डिस्टेंस पे उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सेम वे में जिस तरह से हमने अब कूलम्स लॉ में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज 3 चार्ज समेशन ऑफ चार्ज सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, सेम उसी वेक्टर के तरह ही इसमें भी करना है, बट वहां पे हम KQ/A ये फॉर्मूला लिख रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे वो। ठीक है ना, सेम। और इसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज रख दिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, डिट्टो ऐसे बिल्कुल कोई अलग नहीं है इसमें। हाँ, कोई सिर्फ खाली वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे Q/R², यहाँ पे Q0/R², क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर यही चार्ज माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तब यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, क्या होगा, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, हाँ, वो इनवर्ड हो जाएगा, तब इसके ऊपर फोर्स लगेगा जो इनवर्ड लगेगा वो। हाँ, ठीक है, फोर्स की वैल्यू वही रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगी, वो बस सिर्फ इनवर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन सिमेट्री, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आ गया कॉन्सेप्ट है। तो उसकी एक मेथड है गॉस लॉ, वो सब बाद में जब शुरू से जब करेंगे क्लास में
तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। दूसरी एक टॉपिक आती है पोटेंशियल। यहाँ पे भी बच्चों को बहुत कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब डाउट रहता है पोटेंशियल और फील्ड में थोड़ा सा। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल होती है स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी डिफिनीशन क्या होती है, अब इसमें होती है कि हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट पे लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ में आ गया। अब सेम इस पे भी काफी आपके न्यूमेरिकल होंगे, इसका भी वेक्टर के फॉर्म में होगा, इसका भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी होगा। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल आपको पता है क्या, डाइपोल कैसे फॉर्म करता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस एट सम डिस्टेंस, ठीक है। तो मान ले कि ये डाइपोल फॉर्म हुआ है यहाँ पे, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a है ना। तो कभी कभी पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस डाइपोल की वजह से इसके एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा। मान लो कि यहाँ पे एक डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मान लो कि यहाँ से डिस्टेंस ए आर डिस्टेंस है, क्या है, आर डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, इनके बीच की दूरी 2a है, तो ये a हो गया, ये भी a हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आर प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखना वो वेक्टर वाली कॉन्सेप्ट आ जाएगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, प्लस चार्जेज है, तो ईच प्लस क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, जो अभी हमने फॉर्मूला बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, अभी इसको कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिंपली एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाता है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड में हो जाएगी, इसकी आउटवर्ड हो जाएगी, ठीक है, होगी ना आउटवर्ड, क्योंकि प्लस चार्ज है। अब हम इसी तरह से इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ई माइनस क्यू की वजह से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सेम हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 1/4πε0, ये हो जाएगा क्यू आई आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो या तो आप यहाँ पे माइनस लिख दो, दो तरीके हैं, या तो क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है, या तो आप माइनस लिख दो, अगर माइनस नहीं लिखते क्यू लिख दो, तो इसको टू वर्ड्स कर दो इस डायरेक्शन में, इसका नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी डी। अगर ये माइनस नहीं लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, along बी ए, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, along ए बी, ठीक है। बस ऐसे। अगर आप माइनस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यहाँ पे माइनस पुट कर दिए, तो अपने आप में एक नेगेटिव वेक्टर बन गया ये, ठीक है। आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। तो अब इलेक्ट्रिक सम क्या होगा इन दोनों का, दोनों लीनियर मोशन, दोनों एक ही साइड में, एक इस डायरेक्शन में आ रही है, एक इस डायरेक्शन में आ रही है। ये इवन है, ए प्लस की वजह से आ रही है, ये माइनस क्यू की वजह से आ रही है। तो नेट क्या होगा, नेट वही होगा। अब जैसे दो फोर्स लग रहे हैं इस पे, ठीक है। हाँ, तो ऑब्वियसली जो बड़ा बिगर कौन, इसलिए बड़ा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू कम रहेगी वो छोटा होगा, वो बड़ा कौन सा होगा, आर माइनस ए, ये आर प्लस ए। कौन बिगर कौन है, ई प्लस क्यू या ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू, क्योंकि आर माइनस ए, वो भी रीजन दे सकते हो, बट हम जो इसके हिसाब से बात करेंगे कि ये तो कांस्टेंट ही है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट, दोनों की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे आर माइनस है, यहाँ पे आर प्लस है, तो ऑब्वियसली नीचे में अगर डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो होल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी वो। ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या कर दोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, आप इस फॉर्मूले से ऐसे करके यहाँ पे कर देना, ई प्लस क्यू माइनस ई क्यू कर देना, या प्लस कर देना, दोनों एक ही बात है, दोनों को प्लस कर देना, यहाँ पे माइनस पुट कर देना, या यहाँ पे माइनस पुट कर देना, इसकी वैल्यू प्लस कर देना, मतलब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इसमें। हाँ, आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, इसको के ले लो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आ जाएगा, के क्यू भी कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर माइनस क्यू होल स्क्वायर, आर माइनस ए है, हाँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और या तो माइनस लिख दो या प्लस लिख दो, कोई बात, अगर प्लस लिखना है तो यहाँ पे माइनस कर दो, इसलिए बेटर है यहीं पे माइनस कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बस इसको सिंपली सॉल्व कर देना, आपका वैल्यू आ जाएगा वो।
तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, फिर इसके एक्सियल पॉइंट पे है, फिर इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकालने होते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि बेसिक्स प्रिंसिपल हम सब जगह एक देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, फोर्सेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये हम अभी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ बॉडी। अब वहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ बॉडी है, तो कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ बॉडी है तो उसमें इसमें आपको दिया हुआ रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा, जैसे लेंथ है तो क्यू बाई एल होता है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पे सिग्मा होगा, क्यू बाई ए होगा, अगर किसी वॉल्यूम के फॉर्म में है तो रो दिया रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा रो इंटू वी। हाँ मतलब ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है वो, ठीक है। ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपका वही है, वेक्टर क्लियर हो जाएगा तो धीरे धीरे हम सारे क्लियर कर देंगे वो, समझ आएगा ना। ठीक है, ओके। चलो यहीं रहने देते हैं, थैंक यू।